ज्योग्राफी लवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल रहा है कि ये पेपर 1 का वीडियो है। पेपर 1 से जो 10 यूनिट है उसके 7 यूनिट्स में से ये 10 क्वेश्चंस है आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए और अंत में आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? पहला ऑप्शन ए है परिपक्व एवं आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी परिपक्वता एवं अधिगम, ऑप्शन सी पर्यावरण एवं परिपक्वता, ऑप्शन डी अधिगम एवं पर्यावरण। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक मनोविज्ञान यानी में जो है कि आदमी का कितना संवेग का मतलब होता है इमोशंस कैसे डेवलप करे, वो डिपेंड करता है उसके परिपक्वता यानी उसके एज क्या हुई है, एज के हिसाब से मतलब उसने लाइफ में कौन कौन से स्टेजों को देखा है और कितना कुछ अपने बड़ों से या अपने सिचुएशन से सीखा है। और अधिगम का मतलब है कि आपको लर्निंग, उसने कितना कुछ पढ़ा है। जो जितना पढ़े हुए होते हैं और जितनी ज़्यादा जो परिस्थितियों से लड़ के आए होते हैं वो उतने परिपक्व होते हैं और उनका जो इमोशंस होता है वो उतना मजबूत होता है। इसी के कारण आप देखते होइएगा कि एक बच्चे का जो इमोशन होता है वो एक बड़े के इमोशन के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर होता है और एक महिला का इमोशन एक पुरुष के इमोशंस के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर होता है। आज का दूसरा प्रश्न है, शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षक कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है। यानी कि जब छात्र और शिक्षक के मिलते हैं तो उनके बीच में जो शिक्षक के कार्य योजनाओं का निर्माण होता है उसका एक मजबूत पक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए, यह शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है। ऑप्शन बी, यह शिक्षक को अपने मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करता है। ऑप्शन सी, यह प्रायः निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी, यह शिक्षक के महत्व को गौण कर देता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जब छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके कुछ काम करेंगे तो शिक्षक कार्य में जो सबसे सबल होता है वो ये होता है कि शिक्षक को जो अपनी मौलिकताओं का प्रदर्शन यानी जिस चीज़ में वो सबल होते हैं उनका बहुत अच्छा हाथ होता है, उसमें वो अपना काम दिखाते हैं और वो किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। अगला प्रश्न है, शोध रिपोर्ट लिखते समय अनुसंधानकर्ता को ऑप्शन ए, वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषयानुसार तथा तिथि के अनुसार लिखना चाहिए। ऑप्शन सी, अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी जब आप शोध रिपोर्ट लिख रहे हो, जब शोध का परिणाम लिख रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आपको जो हम लोग हेडिंग देते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2, इस तरह से आपको शुरुआत नहीं करना चाहिए। क्रमबद्ध विषयानुसार और तिथि के अनुसार ही लिखना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एक घटना उसके बाद फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, उसके बाद विषयानुसार यानी जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक के अनुसार लिखना चाहिए। और तिथि, अगर किसी तिथि से रिलेटेड काम यानी मान लीजिए आप एक जगह सर्वे करने गए हैं गांव में, उसके आप जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के कैसे पेशेंट आए हैं तो आप लिख रहे हो तो आपको ये पहले लिखना होगा कि 1 मार्च को कितने पेशेंट आए, कितने ठीक हुए, कितने डेथ हुए, फिर 2 को क्या हुआ, फिर 3 को क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले 5 लिख दिया फिर 10 लिख दिया, फिर उसके बाद फिर याद आया तो 4 तारीख को फिर बीच में लिखा, ऐसा नहीं करना है। और आपके साथ जो भी मतलब अगर आपसे शोध से रिलेटेड जो भी शोध है उनका आपको क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और अपने शोध की उसमें तुलना करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आजकल प्रायः अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित परंपरा प्रचलित है। ऑप्शन ए, अनुसंधानकर्ता की योग्यता, रुचि आदि को बिना सोचे समझे पर्यवेक्षक उसे समस्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी, अनुसंधानकर्ता स्वयं समस्या ढूंढने में अत्यधिक परिश्रम करते हैं। ऑप्शन सी, अनुसंधानकर्ता के शीर्षक में चरों की हेराफेरी द्वारा नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। ऑप्शन डी, ए और सी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी इसी से। यानी आजकल क्या देखा जा रहा है कि जो मतलब एक रिसर्च करने वाले का
जो योग्यता है या फिर जिस चीज़ में रुचि है वो नहीं कर करके जो पर्यवेक्षक होते हैं वो अपने बुक लिखने के लिए, अपना आर्टिकल लिखने के लिए या फिर अपने जो थीसिस लिखने के लिए ज़बरदस्ती बच्चों को उस क्षेत्र में ढकेल देते हैं और उनसे अपना मनमाफिक रिसर्च करवाते हैं। और तीसरी बात, अनुसंधानकर्ता के जब शीर्षकों में चरों की हेराफेरी हो जाती है तो एक नया सिद्धांत ही का निर्माण होता है जो कि बहुत विवादास्पद हो जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, उपदेशात्मक संचार संबंध सूचक है। दूसरा, संचार में भाषा मौखिक कूट है। तीसरा, स्रोत माध्यम संदेश संदेशग्राही संप्रेषण का सही क्रम है। चौथा, जब डिकोडर इनकोडर बन जाता है तब संचार वृत्ताकार हो जाता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी स्रोत उपदेशात्मक संचार संबंध सूचक होता है, ये भी सही है। संचार में भाषा मौखिक कूट है। संचार में भाषा क्या है? एक मौखिक कूट है। जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या है, हम कूटों का इस्तेमाल करते हैं और हम ग्रामेटिकल सही नहीं होते हैं, हम वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग सही नहीं होते हैं, फिर भी सामने वाले हमारी बात को समझ जाता है तो वो भाषा बन जाता है। तो क्या हुआ, ये बस एक मौखिक कूट है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला, ये जो है ये गलत है। पहले स्रोत होगा, फिर संदेश होगा, फिर माध्यम होगा, फिर संदेशग्राही होगा। यानी कि पहले जो है स्रोत किसके द्वारा भेजा जा रहा है, फिर उसका संदेश क्या भेजा जा रहा है, फिर उसका माध्यम किस माध्यम से भेजा जा रहा है, और उसका संदेशग्राही यानी कौन प्राप्त कर रहा है। ये एक संचार का सही क्रम है। आपसे ये क्रम देकर के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब डिकोडर का मतलब क्या होता है, जो किसी भाषा को समझता है। डिकोडर का मतलब कौन हुआ, जो किसी भाषा को समझता है। और इनकोडर का मतलब होता है जो भाषा को रचता है। तो जब डिकोडर इनकोडर बन जाता है तब संचार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। यानी मान लीजिए 4-5 आदमी हैं, उनमें से एक पहले आदमी ने कोई कोड मतलब किसी संचार को लिख कर करके वो 4 आदमी से पहुंचा, 5वें आदमी तक पहुंचा। 5वें आदमी तक अगर वो संचार फुलफिल नहीं हुआ, उस संचार का जो उद्देश्य था वो अगर पूरा नहीं होता है और वो फिर उसमें कुछ अपने मतलब जो वो कुछ प्रश्न को चाहता है, उस जानना चाहता है, उसने प्रश्न जोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, वो अब इनकोडर हो जाता है। यानी उसने फिर अब एक प्रश्न रच दिया, तो अब वो उसी वे में जा कर करके क्या होगा कि इनकोडर तक उस इनकोडर तक पहुंचेगा और वो जो पहला इनकोडर होगा वो डिकोडर हो जाएगा। तो ये क्या कहला है, ये एक वृत्ताकार बन जाता है, यानी एक सर्किल का रूप ले लेता है ये। अगला प्रश्न है, संप्रेषण से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, छात्रों को अध्यापक के विचारों के संचार का अर्थ विचार का आदान प्रदान है। दूसरा, संचार प्रक्रिया में फीडबैक प्राप्तकर्ता की त्रुटियों को जानने में सहायता करता है। तीसरा, एक शिक्षक को अपने संचार में वर्धित ध्वनि को अपनाना चाहिए। चौथा, संदेश संरचना श्रोता को संयुक्त करता है तब प्रभावी संचार घटित होता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सभी। प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज नई दिल्ली में है। दूसरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। तीसरा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। चौथा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की स्थापना 1972 में हुई। पांचवा, 41वें संविधान संशोधन 1975 में शिक्षा केंद्र व राज्यों का साझा जिम्मेदारी बन गया। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 5, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 2, 3, 4 और 5। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। ये 41वां नहीं, ये 42वां संविधान संशोधन था जिसके तहत केंद्र शिक्षा जो केंद्र व राज्यों का साझा जिम्मेदारी बन गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जन पर्यावरण से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ। दूसरा, स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जून 1972 में हुआ। तीसरा, 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ। चौथा, चमत्कारी यौगिक की संख्या कार्बन डाइऑक्साइड को दी
सकती है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। चौथा गलत है, चमत्कारी यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि CFC को बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन कार्यक्रमों पर जोर दिया था? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर में परिवर्तन एवं सुधार करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा का प्रसार करना, तीसरा विश्वविद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन में सुधार करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें मतलब हमारे हायर एजुकेशन में क्या क्या सुधार होना चाहिए उससे रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, एक समय में एक से अधिक कार्य के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक CPU रहते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग। यानी CPU का मतलब ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जब एक से ज़्यादा लगा हो तो मल्टी प्रोसेसिंग ही हो जाएगा। तो ये थे आपको 10 क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट हुआ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो में कोई अपडेशन चाहिए, कुछ सुधार चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।